Which of the following statements is false for a perfect conductor? अगर एक परफेक्ट कंडक्टर हो, पहली बात तो परफेक्ट कंडक्टर किसी भी शेप का हो सकता है, इसने ये नहीं बोला कि स्फेरिकल है। क्या इसने बोला स्फेरिकल है? तो किसी भी शेप का हो सकता है यार। मन में एक तरफ तो स्फेरिकल भी लेके चल लो और एक तरफ जनरल शेप लेके चल लो। इसके अंदर मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन दूंगा जो इस क्वेश्चन के लिए तो जरूरत है ही है, और इस क्वेश्चन के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें जो इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है बट इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वाली, ऐसी बातें बताऊंगा मैं कंडक्टर के बारे में। अगर कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब जो है ना, ये मान लो सॉलिड चाहे होलो हो चाहे सॉलिड हो, ये जो बातें मैं बता रहा हूँ दोनों के लिए वैलिड है। एक बार सॉलिड लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। सपोज ये सॉलिड कंडक्टर है और ये भी कैसा कंडक्टर है, सॉलिड, अंदर से खाली नहीं है। ये कैसा स्फेरिकल और ये कैसे शेप है, आर्बिट्रेरी शेप है। आर्बिट्रेरी तो जनरल शेप बोलता है, मतलब कोई भी शेप हो सकती है, ठीक है। जब इसको चार्ज दिया जाता है ना, चार्ज दिया जाता है, चाहे वो सेंटर पे तो सरफेस पे, तो पूरा ऑटोमेटिक सरफेस पे आ जाता है। पूरा ऑटोमेटिक किस पे आएगा, सरफेस पे आएगा पूरा ऑटोमेटिक। ट्रेन के अंदर अगर फॉल्ट हो जाए ना, फॉल्ट तो करंट नहीं लगता लोगों को, क्योंकि ट्रेन के अंदर अगर फॉल्ट हो गया तो कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि करंट की वजह से मर गए ट्रेन के अंदर लोग। रीजन क्या, क्योंकि अगर करंट गिर के ट्रेन पूरा लोहे मेटालिक बॉडी है, पूरी लोहे की बनी हुई है, तो वो कंडक्टिंग स्फीयर मान लो, कंडक्टिंग बॉडी मान लो, तो कंडक्टिंग बॉडी है तो सारा सरफेस कहाँ पे, सारा चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे। अब लोग सरफेस पे बैठे होते हैं, ट्रेन की जो छत होगी उसके ऊपर का सरफेस, वो भी समझ रहे बात को। ट्रेन की जो दीवार है उसके बाहर की तरफ आएगा चार्ज, अंदर थोड़ी सीटों में थोड़ी चार्ज घुसेगा, हालांकि वो भी लोहे की बनी हुई है, ठीक है ना, तो वहां पे चार्ज बिल्कुल नहीं होता। चलो सुनो, आप इसके अंदर पता है कंडक्टिंग अगर बॉडी है तो सारा चार्ज कहाँ पे आएगा बताइए, सरफेस पे आएगा। समझ में बात आई कि नहीं आई, आगे। अब सुन लो अगली बात, इसके अंदर जो है ना, क्या होता है कि मतलब जब साइंटिस्ट लोग है ना अपनी लैब्स के अंदर करते क्या हैं, उनके पास कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सेंसिटिव हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में वो खराब हो जाते हैं। मतलब जैसे एक ऐसा स्प्रिंग है बिल्कुल नाजुक सा, उससे कोई चीज़, कोई बॉडी जुड़ी हुई है, मेटालिक बॉडी जुड़ी हुई है, तो वो बिल्कुल ही नाजुक है वो स्प्रिंग, उसका के जो स्प्रिंग कॉन्सेंट है बहुत ही कम है। अगर वो खिंच गया कुछ ज़्यादा तो खिंचा हुआ रह जाता है वो स्प्रिंग, ऐसा है। तो क्या करेंगे, वो एक बहुत सेंसिटिव हो गया, तो उस पर अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लग गया तो खिंच जाएगा, तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार के बहुत सारे सेंसिटिव डिवाइस होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड में खराब हो सकते हैं। वो करते क्या, एक मेटालिक बॉक्स ले लेते हैं और उस मेटालिक बॉक्स के अंदर रखते हैं उसको। मेटालिक बॉक्स के अंदर रखने से होता ये कि मेटालिक बॉक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा नहीं, होगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं होगा, कुछ भी हो जाए नहीं होगा। लैब में कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मेटालिक बॉक्स में नहीं होगा। अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा नहीं तो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा तो वो बचा रहेगा इलेक्ट्रिक फोर्स से। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कोई कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है, तो आप कहना कि किसी भी मेटालिक बॉडी है, होलो मेटालिक बॉडी है, उसके अंदर अगर हम लोग कोई चीज़ रख दें, कोई चार्ज रख दें, तो उसके ऊपर कभी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगता। आगे बात समझ में आपको? अच्छा अब सुन लो। एनीवे, इसको अगर आप चार्ज दोगे तो सारा चार्ज कहाँ पे आएगा, सरफेस पे आएगा सारा चार्ज, ठीक है ना। और इसको भी अगर चार्ज दोगे तो कहाँ पे आएगा, ये भी सरफेस पे आएगा, बट इसमें तो यूनिफॉर्मली बाहर आता है। सरफेस पे कैसे फैलता है ये, यूनिफॉर्मली, और ये कैसे फैलता है, नॉन यूनिफॉर्मली। ये वैसे कैसे फैलेगा, लेकिन आएगा सरफेस पे चार्ज। ये पक्का कैसे फैलता है, नॉन यूनिफॉर्मली। अच्छा एक और बात सुन लो, ये यूनिफॉर्मली फैलता है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर निकलेंगे, देखो एंटी एंगल बना के निकल रही है ना, और इसमें, लेकिन इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर लाइन निकलेंगी, इसमें भी लाइनें परपेंडिकुलर होंगी लाइन, लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इसमें आगे जाके मुड़ जाती हैं। लाइनें कैसे निकलेंगी, इसमें भी परपेंडिकुलर निकलेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी बात, तीसरी बात, एक और बात सुन लो, ये जो चार्ज ज्यादा कहाँ पे हो, कहाँ पे कम होगा, जहाँ पे कॉर्नर होता है ना, कॉर्नर, वहाँ पे चार्ज ज्यादा आता है। यहाँ पे देखो कॉर्नर सा बन रहा है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे चार्ज ज्यादा बनेगा। ये देखो यहाँ पे ये चौथ सी नहीं बन रही, यहाँ पे चार्ज ज्यादा होगा। ये यहाँ पे ये देखो सर फ्लैट है, फ्लैट, यहाँ पे चार्ज क्या होगा, कम। ये फ्लैट लग रहा है, यहाँ पे चार्ज कम है, यहाँ पे चार्ज नहीं है। जहाँ पे चोंच बनेगी ना यार, पता है जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे हर जगह अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर है। देखो सुना,
कोई ये कहे कि यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर, पता क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे सर्कल सा बना लो ऐसे, यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर ये ऐसे लगेगा r। कोई कहे यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, तो यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा जी ये वाला। कोई ये कहे कि यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, तो यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा ये वाला r। हर जगह का बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है कि नहीं है? यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर हर जगह अलग अलग है हर पॉइंट के लिए, बट इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर हर पॉइंट के लिए अलग अलग है। अब देखो सिग्मा r जो फैक्टर है ना कांस्टेंट रहता है। सिग्मा है यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या है यहाँ पे, और r क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो सिग्मा r का जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट रहेगा। जहाँ पे r कम वहाँ पे सिग्मा ज्यादा, मतलब वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, और जहाँ पे r ज्यादा वहाँ पे सिग्मा कम। सिग्मा r का जो फैक्टर है वो क्या रहेगा, अब पेपर में क्वेश्चन आ गया सुनो, ये इसका रेडियस, इस जगह का रेडियस ऑफ कर्वेचर जी 2 सेंटीमीटर, इस जगह का रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 सेंटीमीटर, यहाँ की चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो यहाँ की चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी बताओ, सिग्मा बाई 2 कितना हो जाएगी बताइए, सिग्मा बाई 2 हो जाएगी। और सिग्मा r का जो फैक्टर है सिग्मा इंटू r, ये वाला फैक्टर क्या रहता है कांस्टेंट। जहाँ पे r कम वहाँ पे सिग्मा ज्यादा। सिग्मा क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। तो याद रखिए इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म रहेगी और इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बताइए नॉन यूनिफॉर्म होगी। बात समझ में आएगी नहीं? अब आपको एक बात और बताता हूँ, देखो क्या होता है अक्सर होता ही है कि ये ऐसा ना, ये एक बार हुआ, मतलब जो वो वाला ऑफिस था ना जो हमारा पहले ऑफिस था, जो उसमें मेरे ऑफिस का जो गेट था एल्यूमिनियम का बना हुआ था जी। बच्चे दरवाजा खोलते थे, करंट लगता था उनको, दरवाजा खोलते क्या होता था एकदम से, कहते आपने कर क्या रखा, समझ नहीं आ रही बात। या तो आपने सिस्टम, एक पेरेंट आए कहते कि जरा ऐसा लगता है कि या तो परमिशन से आएंगे तो ठीक है ना, तो करंट लगेगा, ऐसा कुछ सिस्टम कर रखा आपने। पर इवन मुझे भी करंट लगता था, कई बार मैं ऐसे खोलता, मुझे खुद को भी दरवाजा खोलते करंट लगता। चक्कर क्या था वो, एल्यूमिनियम के डोर में ऐसा होता है अक्सर, अगर 10 बार एल्यूमिनियम की डोर लगाओगे तो एक एल्यूमिनियम डोर में प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर वो बनाने लगाने वाला सही नहीं है। तो रीजन क्या होता है सुनो आप, रीजन ये होता है कि जैसे मान लो एल्यूमिनियम अगर एक दूसरे पर रगड़ खाते हैं दो एल्यूमिनियम, तो वो चार्ज हो जाते हैं। ये कुछ इस तरीके से लगाएगा एल्यूमिनियम वाला कि ये वाला जो सरफेस है ना और ये वाला आपस में पता चले खोलते और बंद करते हैं, क्या कर रहे हैं, रगड़ खा रहे हैं। ये सही से वो फिट करने वाला सही नहीं करता इसको। एल्यूमिनियम का डोर कहीं ना कहीं लगाते वक्त क्या होता है, घिस रहा होता है। एल्यूमिनियम से घिसेगा तो चार्ज हो जाएगा जी, हो गया चार्ज। अब चार्ज क्रिएट हो गया, ठीक है ना। अब चार्ज क्रिएट होने से वो चार्ज जो है फैलेगा पूरे दरवाजे पे। अब ये वाला सरफेस तो फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट, तो यहाँ का जो आर इनफाइनाइट है, प्लेन सरफेस का आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट। तो आर अगर बहुत ज्यादा तो सिग्मा तो 0 के बराबर आएगा। तो चार्ज यहाँ प्लेन सरफेस पे तो चार्ज होना नहीं है, क्योंकि आर इनफाइनाइट होगा तो सिग्मा 0। समझ रहे हो बात को? सारा चार्ज कहाँ पे आएगा, कॉर्नर्स पे। सारा चार्ज कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, कॉर्नर पे। अब इस एल्यूमिनियम गेट का जो हैंडल होता है ना, वो बनाया ऐसे जाता है कि इसमें कॉर्नर बनता है, कॉर्नर में देख लो आप। तो सारा चार्ज कहाँ पे इकट्ठा हो गया, कॉर्नर पे। अब सारा चार्ज कॉर्नर पे इकट्ठा हो गया तो बंदा हाथ कहाँ पे लगाएगा, हैंडल पे। हैंडल पे हाथ लगाएगा तो करंट लगेगा इसको। हायर पोटेंशियल, जमीन का लोअर पोटेंशियल है तो करंट का फ्लो शुरू हो गया, छोटा मोटा करंट चला बोले, इसलिए करंट लगता है। अब मैं कैसे खोलता था दरवाजा, एल्यूमिनियम का डोर तो हमने ठीक करवाया नहीं, हम ऐसे खोलते थे यहाँ पे हाथ लगा के ऐसे। इससे मतलब आप है ना, इसको हैंडल को हाथ ही ना लगाओ, दरवाजे को हाथ लगाओ, दरवाजे को हाथ लगाओ, करंट ही नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो जब भी मतलब ठीक, जब तक नहीं करवा लिया तो तब तक दरवाजे को ऐसे ही करके खोलते थे। बाहर से कैसे कहने का मतलब ये है कि अब फ्रिज होता है, फ्रिज कई बार करंट मारता है। किसी घर में है कोई पुराना फ्रिज करंट मारा हो, किसी ने देखा हो, सुना हो? आपके घर के फ्रिज क्या करंट मार रहे हैं क्या? अच्छा पहले किसी ने सुना हो, पहले सुना है, किसी घर में देखा किसी ने कि हमारे घर फ्रिज ने करंट मारता, सुना हुआ है ना? हाँ जी। बाहर से कैसे खोलते थे, वो तो बताइए। छोड़ो ना तो उसको, ऐसे मजाक करते थे। अच्छा कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। देखो ये फ्रिज करंट क्यों मारता है सुन लो। अगर किसी का फ्रिज करंट मारता हो तो देखो तरीका आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम कहाँ होती है, क्यों मारता करंट? पहली बात तो पहले जो फ्रिज होते थे ना, अब नहीं होंगे सब। पहले क्या होते थे कि जो बॉडी मेटालिक बॉडी होती थी, जो हैंडल है ना वो मेटालिक बना दिया। अब क्या होता है कि इंसुलेशन चढ़ाया जाता है उसके ऊपर, फ्रिज के ऊपर। आज के टाइम में जितने भी फ्रिज आ रहे हैं ना, जो हैंडल हो उसका भी इंसुलेशन चढ़ा हुआ होता है उसके ऊपर। इवन जो उसका सरफेस है मतलब इंसुलेटेड होता है वो,
पहले क्या होता था, मेटालिक होता था। अब मेटालिक में क्या होता था कि अंदर छोटा मोटा फॉल्ट हो ही जाता था। अंदर फॉल्ट होने से पूरी बॉडी मेटालिक तो होती है वो, तो वो जो करंट वो मेटल के अंदर आ जाता था। और जो गेट का जो फ्रिज का जो डोर है उसका जो हैंडल है वो मेटालिक है और कॉर्नर भी बने हुए हैं उसके अंदर कॉर्नर बने हुए हैं, तो फिर करंट मारेगा 4.5 कॉर्नर पे आ जाएगा, क्योंकि वहाँ का आर कम है, सिग्मा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आर बहुत कम तो सिग्मा बहुत ज़्यादा। तो इसका इलाज ये है कि आप हैंडल से मत खोल लो उसको, आप उसको हैंडल से मत खोल लो, आप उसको ऐसे पकड़ के खोलो या कुछ और तरीके से खोलो। आप उसको हैंडल से जहाँ पे कॉर्नर बन रहा होगा वहाँ पे टच करोगे तो करंट लगेगा ही लगेगा, सीधी सी बात है। आगे बात समझ में आपको। तो इस ये वाला जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का जवाब समझ क्या है, अब समझ में आ गया होगा। इसने बोला कि कौन सी स्टेटमेंट जो है ना परफेक्ट कंडक्टर के लिए फॉल्स है। द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक बात बताऊं, ये वाला सरफेस भी इक्विपोटेंशियल होगा और ये वाला सरफेस भी कैसा होगा, कुछ भी हो जाए, जनरल शेप होगी तो भी कैसा सरफेस होगा, इक्विपोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बिल्कुल यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही बात है। द चार्ज कैरिड बाय कंडक्टर इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जरूरी नहीं है स्फेरिकल शेप होगी तो यूनिफॉर्मली होगा, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्मली भी हो सकता है। नन ऑफ दिस। तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। समझ में आ गई होगी बात आपको।